अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं गुलाम शब्बीर, आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका भाई। स्टूडेंट्स, आज से हम क्लास 9th की मैथ स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट, मेरा पढ़ाने का तरीका कुछ डिफरेंट है। मैं कंसेप्ट के साथ पढ़ाता तो हूँ ही, और साथ में इस तरह से पढ़ाता हूँ कि स्टूडेंट्स को मैं बोर नहीं होने देता। मैंने हर क्वेश्चन की टाइमिंग दी हुई है। आप टाइम कोड की मदद से किसी भी क्वेश्चन तक जा सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। जरा गौर करना, जरा गौर करना, जरा गौर करना। आइडेंटिफाई, शनाख्त करें ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये दर्जैल नंबरों की कहता है शनाख्त करें एज अ रैशनल और इररेशनल नंबर, कि इन नंबरों में से कौन सा नंबर जो है रैशनल है और कौन सा इररेशनल है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि रैशनल भाई साहब कौन सा नंबर होता है और इररेशनल नंबर कौन सा होता है। आ जाओ ज़रा। तो जी स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर से पहले इन सेट को देख लें। ये सेट आपने बचपन में पढ़े हुए हैं। सबसे पहला सेट है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को n से डिनोट किया जाता है और ये 1 से स्टार्ट होता है। इसमें 1 2 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट नंबर होते हैं। कहने का मतलब इसमें पॉजिटिव नंबर सारे के सारे होते हैं। इसके बाद आ जाता है होल नंबर। होल नंबर को w से डिनोट किया जाता है। इसमें 0 भी होता है, +1 +2 +3 एंड सो ऑन, इसमें 0 भी होता है और पॉजिटिव नंबर भी सारे के सारे होते हैं। इसके बाद आ जाए इंटीजर का सेट। प्यारा सा इंटीजर का सेट, इसको z से डिनोट किया जाता है। इसमें 0 भी होता है, इसमें प्लस वाले नंबर भी सारे के सारे होते हैं, माइनस वाले नंबर भी सारे के सारे होते हैं। 1 2 3 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। कहने का मतलब इंटीजर सेट में 0 भी होता है, पॉजिटिव नंबर भी सारे के सारे, नेगेटिव नंबर भी सारे के सारे इसमें होते हैं। अब आ जाए रैशनल नंबर पे, जरा गौर करना। हेलो हेलो, नजरें स्क्रीन पे। रैशनल नंबर क्या होता है? जो रैशनल नंबर होता है ना, ये P/Q इस शक्ल में होता है। क्या बात कह दी मैंने, कहा रैशनल नंबर जो है ये इस शक्ल में होता है, मतलब फ्रैक्शन में होता है, मतलब बटे में होता है। हाँ जी सर जी, बिल्कुल स्टूडेंट। P/Q, PQ से सर जी क्या मुराद है? PQ बिलोंग, इसे कहते हैं बिलोंग। PQ बिलोंग्स टू Z। ये जो P और Q है ना, ये Z सेट में से एलिमेंट लेने हैं। कहाँ से लेने? इस Z सेट में से ये एलिमेंट लेंगे, यहाँ पे रखी जाएंगे, हमारे पास रैशनल नंबर बनते जाएंगे एंड Q नॉट इक्वल टू 0। और जो Q की जगह पे, इस Q की जगह पे 0 नहीं आ सकता। एग्जाम्पल करते हैं, आपको ज़्यादा समझ आएगी। तो स्टूडेंट देखें एग्जाम्पल। अब P/Q है ना, तो मैंने लो जी इस फ्रैक्शन की ये मैंने लाइन लगाई। अब PQ जो है बिलोंग्स टू Z है, Z सेट में से एलिमेंट उठाएंगे और P और Q की जगह पे लिखेंगे, रैशनल नंबर बन जाएंगे। क्या इस सेट में 1 है? हाँ जी सर जी 1 है। 4 है? हाँ जी 4 है। लो जी P/Q की शक्ल में लिखा और 1 और 4 जो है इस सेट में से ही लिए, हमारे पास रैशनल नंबर बन गया। इतनी सी तो बात है। आगे देखें, इसमें देखें 4 है। हाँ जी सर जी 4 है। क्या इसमें 9 भी एलिमेंट है? हाँ जी सर जी 9 है। लो जी फ्रैक्शन में नंबर है और 4 और 9 इस सेट में से ही लिए हैं, तो हमारे पास रैशनल नंबर बन गया। अब आप लिखवाएं। आप कहेंगे सर जी इस सेट में से हमारे पास माइनस के 19 उठा लें। लो जी उठा लिया। सर जी इस सेट में आप प्लस के 12 उठा लें। लो जी 12 उठा लिया। लो जी फ्रैक्शन में हमने लिख लिया है और दोनों एलिमेंट इस सेट में से लिखें, रैशनल नंबर बन गए। मुश्किल है? आप कहेंगे साथी ये तो मुश्किल ही कोई नहीं है। इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे एक नंबर लिख दूँ, ये 5, क्या ये मेरे पास रैशनल नंबर है? साथी ये तो P/Q की शक्ल में नहीं है, लेकिन हम इसको लिख सकते हैं। हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते। 5 को 5/1 में लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि 5/1 क्या होता है? 5 ही होता है। तो इसका मतलब अकेले नंबर को मैं 5/1 इस तरह से लिख सकता हूँ, मतलब फ्रैक्शन में मैं लिख सकता हूं। तो ये मेरे पास रैशनल नंबर हुआ। तो हमें एक बात और समझ आ गई, अगर कोई अकेला नंबर है ना, तो वो हमारे पास रैशनल होता है, क्योंकि हम उस अकेले नंबर को ऐसे लिख सकते हैं।
ओके हो गया। ओके सर जी। अब देखें यहाँ पे मैं एक नंबर लिखने लगा हूँ, आप मुझे बताएं, आप जी आप मुझे बताएं क्या ये हमारे पास रैशनल नंबर है। सर जी ये रैशनल नहीं है, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि उसने कहा है क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्यू की जगह पे ज़ीरो नहीं आ सकता, क्यू की जगह पे ज़ीरो नहीं आ सकता, और अगर ज़ीरो आ गया तो वो हमारे पास रैशनल नहीं होगा। अब आ जाए इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ, वो ये अगर हम इसमें जितनी भी ये फ्रैक्शन है ना इनको डिवाइड करें ना तो डेसिमल में दो तरह से आंसर है, डेसिमल में दो तरह से आंसर आता है। पहला ये कि डेसिमल के बाद फाइनाइट डिजिट आएंगे, दूसरा ये डेसिमल के बाद इनफाइनाइट डिजिट आएंगे लेकिन रिपीट होके आएंगे। आ जाओ ज़रा मैं बताता हूँ, अगर 1/4 को मैं डिवाइड करूँ ना तो मेरे पास आंसर आता है 0.25। अब देखें डेसिमल के बाद फाइनाइट डिजिट आए हैं, फाइनाइट का मतलब महदूद डिजिट हैं, काउंटेबल डिजिट है, मतलब कहने का गिन सकते हैं हम इनको। डेसिमल के बाद 1 2 डिजिट आए हैं, गिन सकते हैं। ऐसे ही हम ये कह सकते हैं अगर हमारे डेसिमल के बाद हमारे पास इस तरह से कोई आंसर आ जाए, लो जी ये भी डेसिमल के बाद हमारे पास फाइनाइट डिजिट हैं, तो हमारे पास क्या है, अगर फ्रैक्शन को डिवाइड करें एक तरीका तो ये हमारे पास डेसिमल के बाद हमारे पास फाइनाइट डिजिट आएंगे, दूसरा ये है कि कुछ फ्रैक्शन ऐसी होंगी कि उनको डिवाइड करें ना तो हमारे पास इनफाइनाइट डिजिट आएंगे। जैसे 4/9 को मैं डिवाइड करूँ ना मेरे पास इस तरह से आंसर आएगा 0.4444 इस तरह से आता जाएगा, मतलब इनफाइनाइट डिजिट आएंगे, मतलब ये गिन नहीं सकते, बहुत ज़्यादा नंबर है, गिन के देख लें आप बूढ़े हो जाएंगे, लेकिन ये नंबर आपसे नहीं गिने जाएंगे। ओके देखें इनफाइनाइट डिजिट आएंगे और साथ में रिपीट हो रहे हैं, रिपीट भी होंगे, इनफाइनाइट डिजिट आएंगे रिपीट भी होंगे, इस तरह से भी हो सकता है 0.235 235 235 इस तरह से भी हो सकता है। अब देखें ये भी इनफाइनाइट डिजिट है लेकिन क्या है डिजिट रिपीट हो रहे हैं 235 235 235, हमारे पास ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट हो रहा है। इसका मतलब हमें एक और बात समझ आ गई है कि अगर हम फ्रैक्शन को, ये जो हमारे पास रैशनल नंबर है, इन फ्रैक्शन को डिवाइड करें ना दो तरह से आंसर आता है, एक फाइनाइट डिजिट आते हैं, एक डेसिमल के बाद इनफाइनाइट डिजिट आते हैं लेकिन रिपीट होके आते हैं। ये दोनों तरह के जो नंबर हैं, ये दोनों तरह के जो नंबर हैं ना ये भी रैशनल नंबर है, क्योंकि रैशनल नंबर को डिवाइड किया तो ये आंसर आए हैं, तो ये दोनों भी रैशनल हुए, ये दोनों भी रैशनल हुए। ओके है, अब आपकी बुक में इनको खास नाम दिया गया है, ये डेसिमल के बाद ये जो फाइनाइट डिजिट है ना इनको नाम दिया है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो ये स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, और ये हमारे डेसिमल के बाद इनफाइनाइट डिजिट है और रिपीट हो रहे हैं, इनको भी खास नाम दिया है। इन नंबर को खास नाम ये दिया हुआ है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। मैंने लिख दिया है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। सुना, अगर रैशनल नंबर क्लियर है तो चलते हैं इररेशनल नंबर पे। तो स्टूडेंट्स अब देखें इररेशनल नंबर का, तो इसमें एक बात याद रखनी है, स्क्वायर रूट के नीचे अगर हमारे पास NPS नंबर आ गया तो वो हमारे पास इररेशनल नंबर होता है। NPS से मुराद नॉन परफेक्ट स्क्वायर, अगर स्क्वायर रूट के नीचे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गया तो हमारे पास इररेशनल नंबर होता है। अब देखें नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, पहले ये देखें परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। परफेक्ट स्क्वायर से मुराद ऐसा नंबर, जैसे ये मेरे पास 9 है, अब 9 किस नंबर का स्क्वायर लूँ कि 9 आ जाए, किस नंबर का स्क्वायर लूँ। सर जी अगर हम 3 का स्क्वायर लेना तो 9 आ जाता है, इसका मतलब 9 परफेक्ट स्क्वायर है। अब 16 परफेक्ट स्क्वायर है तो सोचना पड़ेगा कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर लें और 16 आ जाए, बिल्कुल ऐसा नंबर है 4। अगर 4 का स्क्वायर लेना तो हमारे पास 16 आ जाता है, इसका मतलब 16 भी परफेक्ट स्क्वायर है। इसी तरह 25 भी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि अगर हम 5 का स्क्वायर लेना तो 25 आ जाता है। अब आ जाए स्टूडेंट्स नॉन परफेक्ट स्क्वायर पे, अगर मैं यहाँ पे ये नंबर लिख दूँ 2, अब 2 हमारे पास नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, क्यों, क्योंकि अब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर लें 2 आ जाए। सोचें कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर लें 2 आ जाए,
ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, तो 2 नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। ऐसे 3 भी हमारा नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर लें 3 आ जाए। अब आ जाए 4 पे, हमारे पास 4 नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। क्या कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर लें 4 आ जाए? बिल्कुल बिल्कुल, एक ऐसा नंबर है 2 का स्क्वायर लेना तो 4 आ जाता है। तो इसका मतलब हमारे पास 4 परफेक्ट स्क्वायर है। 4 क्या है? 4 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि इस 4 के पास एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर लें तो 4 आ जाता है, और वो 2 है। ऐसे ही है। इस तरह से 5 भी हमारे पास नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, 6 भी, 7 भी, एंड सो ऑन। बहुत से नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। जितने भी ये नंबर हैं ना, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है स्क्वायर लें ये नंबर आ जाएं। इसका मतलब हमें समझ आ गया, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर के ऊपर अगर स्क्वायर रूट आ गया ना तो हमारे पास इररेशनल नंबर बन जाएंगे। जैसे 2 है, 2 का स्क्वायर रूट लें, लो भी इररेशनल नंबर बन गया। 3 हमारे पास, 3 का स्क्वायर रूट लें, ये हमारे पास क्या बन गए? इररेशनल नंबर बन गए। अब इसी तरह से कुछ खास हमारे पास सिंबल है, वो हमारे पास इररेशनल होते हैं। जैसे हमारे पास पाई है, ये पाई एक ऐसा नंबर है जो हमारे पास इररेशनल नंबर होता है। इसी तरह से एक ये ई हमारे पास है, इसे कहते हैं आइलर, ये भी हमारे पास इररेशनल नंबर होता है। ओके हो गया। तो अब देखिए हमारे पास ये जो स्क्वायर रूट है ना, अगर इनको हम सिंप्लीफाई करें ना तो डेसिमल में इनका भी आंसर आता है। अब डेसिमल में इनका आंसर भला कैसे आता है? डेसिमल के बाद इनके हमारे पास इनफाइनाइट डिजिट आते हैं और रिपीट नहीं होते, या रिपीट नहीं होते। जैसे मैं 2 का अंडर रूट यहाँ पे लेता हूँ, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 अगर हम लें तो मेरे पास आंसर पता है कैलकुलेटर क्या दे रहा है? 1.41421355 6 2 एंड सो ऑन। मतलब कहने का डेसिमल के बाद इनफाइनाइट डिजिट आ रहे हैं और रिपीट भी नहीं हो रहे हैं। तो इसका मतलब अगर स्क्वायर रूट में आ जाए इस तरह से नंबर, वो भी इररेशनल नंबर, और डेसिमल के बाद इनफाइनाइट डिजिट हो और रिपीट ना हो रहे हो, तो वो तो भी हमारे पास वो इररेशनल नंबर होते हैं। और इनको खास नाम भी आपकी बुक में दिया गया है। जो हमारे पास डेसिमल के बाद इनफाइनाइट डिजिट होते हैं, रिपीट नहीं हो रहे होते हैं, उनको खास नाम ये दिया गया है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। तो ये स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। ओके हो गया। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। स्टूडेंट अभी इररेशनल नंबर मैंने पढ़ाया, उसमें एक बात पूछना आप भूल गए। सर जी वो कौन सी? वो ये वाली, अगर तो स्क्वायर रूट के नीचे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो तो फिर ये नंबर जो होता है हमारे पास इररेशनल होता है। ऐसे ही है। लेकिन अगर स्क्वायर रूट के नीचे हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए, अगर स्क्वायर रूट के नीचे परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए तो फिर ये जो नंबर है फिर क्या होगा? सो याद रखना ये रैशनल होगा। क्या होगा? फिर ये हमारे पास रैशनल नंबर होगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट, इसका जो आंसर आता है वो 2 आता है, और 2 हमारे पास अकेला डिजिट जो होता है वो रैशनल होता है। जब ये रैशनल है तो फिर ये भी तो रैशनल होगा। ओके हो गया। अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर 1 की दोबारा से स्टेटमेंट देखें। उसने ये कहा है कि इनमें से बताएं कौन से नंबर रैशनल है और कौन से नंबर इररेशनल है। तो हम करते हैं अपना पार्ट नंबर 1। पार्ट 1 में ये है 2.353535, ये 35 डिजिट आ रहा है बार बार। सो मेरे ख्याल में यहाँ पे बुक में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। अब देखना 35 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। जब डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो डॉट लगाना चाहिए था। इसका मतलब डॉट का ये है कि इनफाइनाइट डिजिट रिपीट हो रहे हैं। 35 आ रहे हैं। लेकिन मसला कोई नहीं, अगर डॉट ना भी लगाएं, मतलब अगर डॉट ना भी लगाएं तो भी हमारे पास सेम आंसर आएगा, और अगर डॉट लगा दें तो भी सेम आंसर आएगा। ज़रा सुनना स्टूडेंट्स, मैंने ये बताया था रैशनल नंबर में अगर गौर करना, अगर डेसिमल के बाद फाइनाइट डिजिट आ जाए, अगर डेसिमल के बाद फाइनाइट डिजिट आ जाए तो हमारे पास वो रैशनल नंबर होता है। यही बताया था। हाँ जी। अब देखिए ये फाइनाइट डिजिट नहीं है, फाइनाइट से मतलब काउंटेबल है, महदूद डिजिट है, काउंटेबल है। 1 2 3 4 5 6 गिन सकते हैं। हाँ जी 6 डिजिट है। तो अगर डेसिमल के बाद फाइनाइट डिजिट हो तो हमारे पास वो रैशनल नंबर होता है। ऐसे ही है। हाँ जी सर जी ऐसे है। लेकिन अगर मैं डॉट लगा दूं यहाँ पे इस तरह से,
फिर आंसर क्या आएगा? मैंने ये भी बताया है, अगर हमारे पास डेसिमल के बाद इनफाइनाइट डिजिट हो लेकिन रिपीट हो रहे हो फिर भी वो रैशनल होता है। अभी तो मैंने सारा कुछ बताया। देखना, अब हमारे पास इनफाइनाइट डिजिट है, क्या रिपीट हो रहे हैं? 35353 बिल्कुल रिपीट हो रहे हैं, फिर भी ये हमारे पास रैशनल नंबर है। दोनों तरीकों से आंसर सेम है। लो जी, हम डॉट खत्म कर देते हैं, बुक वाले ही चलते हैं। आ जाओ, अब करते हैं पार्ट टू। पार्ट टू में 0.6 के ऊपर बार है। साजी उन्होंने बार क्यों लगा दी, जरा गौर करना। हेलो, नजरें स्क्रीन पे। अब 6 के ऊपर बार है, जिस डिजिट के ऊपर बार है इसका मतलब वो डिजिट बार बार आ रहा है। देखना, 0.6 के ऊपर बार है ना, तो इसका मतलब 6 डिजिट जो है ना वो बार बार 6 आई जा रहा है, बार बार आ रहा है, और ये इनफाइनाइट टाइम आ रहा है। अब अगर हमारे पास डेसिमल के बाद इनफाइनाइट डिजिट हो, रिपीट हो रहे हो, तो अब तो कह देना वो जो नंबर होता है वो रैशनल होता है। यार कह दे एक दफा। हाँ जी सर जी, रैशनल होता है। सर जी रैशनल लिख देना। ये देखें, मैं रैशनल नंबर लिख रहा हूँ, ये मैंने लिख दिया। ओके हो गया। ओके सर जी, आगे पार्ट 3 पे। सर जी 2.236067 ये कौन सा है? सर अगर डेसिमल के बाद, मैंने कहा था अगर डेसिमल के बाद इनफाइनाइट डिजिट हो लेकिन रिपीट ना हो रहा हो तो फिर क्या होता है? फिर वो इररेशनल होता है। अगर डेसिमल के बाद इनफाइनाइट डिजिट हो लेकिन रिपीट ना हो, रिपीट हो रहे 2366067 कोई नहीं रिपीट हो। जब रिपीट ना हो रहे हो और इनफाइनाइट हो तो इररेशनल होगा, तो ये हमारे पास इररेशनल नंबर है। ओके हो गया। अगर किसी बच्चे के जहन में आ रहा है साजी देखें 60, ये 6 फिर से आ गया, ये तो रिपीट हो गया, इसे रिपीट नहीं होना कहते। 60, इसके बाद 6 के बाद फिर 0 आना चाहिए था। 60 इस तरह से अगर नंबर आते, डिजिट आते, फिर रिपीट होना कहते हैं। अब ये नहीं है कि 60, अब 6 के बाद 7 है, इसका मतलब ये रिपीट नहीं हो रहे। ओके हो गया। अब आ जाए जरा, हेलो पार्ट नंबर 4, 7 का स्क्वायर रूट है। अगर स्क्वायर रूट के नीचे नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ जी साजी नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, तो 7 का स्क्वायर रूट है, तो 7 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? सुनिए, ये हमारे पास इररेशनल। अभी तो बताया स्क्वायर रूट के नीचे अगर नॉन परफेक्ट नंबर हो तो वो इररेशनल होता है। लो जी, ये मैंने रैशनल नंबर लिख दिया। अब ई ये है, पार्ट 5 ई है, ये हमारे पास पाई है। मैंने अभी बताया ये स्पेशल सिंबल है जो हमारे पास इररेशनल होता है। ई और पाई ये दोनों इररेशनल है। आपकी बुक पे पीछे इनकी वैल्यू भी है, वैल्यू लिख दूं? चलो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू भी दोनों की लिख देता हूँ। तो ये स्टूडेंट्स, मैंने इन दोनों की वैल्यू भी लिख दी है। अब देखें, ई की वैल्यू 2.718288 डॉट मतलब डेसिमल के बाद इनफाइनाइट डिजिट आ रहे हैं और रिपीट नहीं हो रहे, तो फिर ये क्या होगा साजी? इररेशनल नंबर होगा। मैं पॉइंटर को चेंज करके लिख देता हूँ, इररेशनल नंबर। ओके हो गया। पाई भी इररेशनल है, इसकी वैल्यू भी देखें। डेसिमल के बाद हमारे 141592 इनफाइनाइट डिजिट है लेकिन रिपीट नहीं हो रहे। जब हमारे पास इनफाइनाइट डिजिट हो और रिपीट ना हो रहे हो तो क्या होता है साजी? इररेशनल नंबर होता है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। अगर देखें पार्ट नंबर 7, 5 + 11 का अंडर रूट 5 रैशनल नंबर है और प्लस 11 का अंडर रूट ये इररेशनल नंबर है। स्क्वायर रूट में आ गया ना, तो ये इररेशनल है। इररेशनल प्लस रैशनल क्या होता है? इररेशनल प्लस रैशनल इररेशनल नंबर है। ये सारा नंबर जो है ये हमारे पास इररेशनल है। चलो मैं आपके लिए सोल्व कर देता हूँ। अब देखें 5 + 11 का अंडर रूट, इसका हम अंडर रूट लेते हैं। 11 का अंडर रूट क्या आता है? तो उसमें मैंने 11 का जैसे अंडर रूट लिया तो मेरे पास आंसर आ रहा है 3.31662 डॉट ये आ रहा है। अब प्लस इसमें 5 करते हैं, इसमें अगर मैं +5 करूँ ना तो मेरे पास अब आंसर आ रहा है 8.31662 डॉट। देखना, इन दोनों को जब हम आंसर इन दोनों को सोल्व करेंगे 8.31662 डॉट ये आंसर आ रहा है। मतलब डेसिमल के बाद इनफाइनाइट डिजिट है और रिपीट नहीं हो रहे, तो इसका मतलब ये हमारे पास नंबर क्या है? ये इररेशनल नंबर है। क्या है? ये इररेशनल नंबर है।
ओके हो गया स्टूडेंट। जब हमारे ये इरेशनल है तो इसका मतलब इसी को सोल्व करके ये आंसर निकाला है, तो ये भी इरेशनल नंबर हुआ। ओके हो गया। अब बातें ज़रा हमारे पार्ट नंबर 8। अब 3 का अंडर रूट है, अब ये भी इरेशनल है, प्लस 13 का अंडर रूट है तो ये भी इरेशनल। अब दोनों इरेशनल और दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर भी इरेशनल आएगा। चाहे आप कैलकुलेटर पे सोल्व कर लें, दोनों को सोल्व करना, इसका आंसर पता क्या आएगा? पॉइंट के बाद इनफाइनाइट डिजिट आएंगे, लेकिन रिपीट नहीं हो रहे होंगे, तो ये इरेशनल नंबर हुआ। अब आ जाएं पार्ट नंबर 9, 15/4। क्या ये कौन सा नंबर? ये तो आप बताएं सर जी। ये जो नंबर है ना, ये तो p/q की फॉर्म में है सर। ये फ्रैक्शन में, जब फ्रैक्शन में नंबर होता है तो भी समझ जाना वो रैशनल होता है। क्या होता है? रैशनल होता है। तो यहाँ पे मैं रैशनल लिख देता हूँ। लो जी, मैंने रैशनल नंबर लिख दिया। अब एंड वाला ज़रा गौर करें। 2 - 2 का अंडर रूट इंटू 2 + 2 का अंडर रूट। सर जी रैशनल माइनस इरेशनल, रैशनल प्लस इरेशनल, और फिर मल्टीप्लाई करें, फिर आंसर क्या आता है? कोई मसला नहीं, सोल्व करके देख लेते हैं। हमें सोल्व करना पड़ेगा, और कहाँ पे सोल्व कर दूँ? चलो मैं यहीं पे कर देता हूँ। अब देखना सुनो, यहाँ पे हमारे पास फार्मूला है, देखना a - b a। अगर मैं इसको a मान लूँ ना, तो देखना फार्मूला a - b और a + b। अभी क्लास 8 में आप पढ़ के आए हैं, मैंने पढ़ाया भी हुआ है। a - b इंटू a + b क्या होता है? ये हमारे पास होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a - b a + b होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर। देखना ये भी 2 - 2 का अंडर रूट, 2 + 2 का अंडर रूट है। पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर। हाँ जी, दूसरी टर्म का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो 2 आ गया। 4 - 2 2 आया, मतलब ये आंसर आ रहा है। अब ये आंसर कौन सा है? साजी ये तो अकेला नंबर है, अकेला नंबर रैशनल होता है। क्या होता है? रैशनल। तो इसे हम लिखेंगे ये हमारे पास रैशनल नंबर है। लो जी, मैंने लिख दिया रैशनल नंबर। आपको अगर आपने सोल्व करके लिखना तो भी सही है, अगर सोल्व नहीं करना वैसे डायरेक्ट लिखना है रैशनल नंबर तो भी सही है। ओके हो गया। अगर ओके है तो फिर आज नेक्स्ट करते हैं। तो जी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट ये है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर। दर्जन नंबर को रिप्रेजेंट करें, कहाँ पे करें? ऑन नंबर लाइन पे इन नंबरों को रिप्रेजेंट करें। ओके हो गया। अब सर जी नंबर लाइन क्या होता है? नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है, नंबर लाइन के ऊपर नंबर। चलो पहले यही बताऊं कि नंबर लाइन क्या होता है। आपने इसके लिए एक लाइन लगा लेनी है, इस तरह से एक सीधी लाइन लगा लेनी है, लेकिन आपने स्केल की मदद से लगानी है। किसकी मदद से? स्केल की मदद से लगानी है। अब इस लाइन पे ये मैंने एरो लगाए हैं, एरो ये जाहिर करते हैं कि ये लाइन नेवर एंडिंग लाइन है, मतलब यहाँ पे एंड नहीं हो रहा है, ये मजीद आगे को बढ़ सकती है। ये एरो भी ये जाहिर करता है ये लाइन मजीद आगे को बढ़ सकती है। अब इसके बाद दरमियान में बिल्कुल यहाँ पे हम 0 लिखते होते हैं। हाँ जी, अब 0 के अगर राइट साइड को जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर आएंगे। हाँ जी, पॉजिटिव नंबर, ये 0 हो गया। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास प्लस का 1 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा आगे लिख लूँ मैं, यहाँ पे हमारे पास प्लस का 2 आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास प्लस का 3 आ जाएगा। याद रखना सर जी, क्या याद रखें? जितना ये डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस ये होना चाहिए, मतलब ये डिस्टेंस जो है, ये नंबर के दरमियान में जो डिस्टेंस है ये सेम होना चाहिए। ओके, अब जब 0 से हम लेफ्ट साइड को आएंगे तो हमारे पास नेगेटिव नंबर होते हैं। कौन से होते हैं सर जी? नेगेटिव होते हैं। अभी तो आपने बताया नेगेटिव होते हैं, बिल्कुल सही कहा। अब इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो भी सेम होना चाहिए। सर जी पता चल गया। अब ये जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर नंबरों को शो कर दें तो यही लाइन नंबर लाइन कहलाती है। मुश्किल है, इस लाइन को हम कहेंगे नंबर लाइन। ओके हो गया। अब देखिए पार्ट 1, हमने स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये हमने रिप्रेजेंट करना है इस लाइन के ऊपर। स्क्वायर रूट ऑफ 2 कहाँ पे आएगा? चलो देखें। अब देखें स्क्वायर रूट के नीचे नंबर कौन सा है? साजी स्क्वायर रूट के नीचे जो नंबर है वो 2 है। ओके, ये हमारे पास 2 है। अब आपने ये देखना है किस नंबर का स्क्वायर लें
इसके करीब आए, किस नंबर का स्क्वायर लें इसके करीब आ जाए। जैसे अगर मैं 1 का स्क्वायर लूँगा ना तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, और 2 का स्क्वायर लूँ ना 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर लेना 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है। तो देखना किस नंबर का मैंने स्क्वायर लिया इसके करीब है। 1 का स्क्वायर तो 1 आता है, ओके। 2 का स्क्वायर 4 आता है, ओके। ये 2 किसके करीब है 1 के करीब है या 4 के करीब है? सर ये 1 के करीब है, 1 के करीब है ना, तो ये हमारे पास 1 किसका स्क्वायर है इस 1 का स्क्वायर है। तो जब 1 का स्क्वायर है तो इसका मतलब हमें पता चल गया ये जो है इतनी लेंथ की हम लाइन लेंगे, इतनी लेंथ हमारे पास होनी चाहिए। 1 है, 1 यूनिट की लेंथ लेंगे। अब 0 से लेके आपने इतनी लेंथ लेनी है, 0 से +1 इतनी लेंथ, ओके हो गया। इतनी लेंथ हमारे पास है कि 1 यूनिट की लेंथ ये जो हमारे पास आ गई है, इसको ओके हो गया। मैं इसको ब्लू से, लो जी ब्लू से मैं हाईलाइट करता हूँ, लो जी हो गया, ओके हो गया। ये 1 यूनिट की लेंथ आ गई है, मैंने लिख दिया। इसके बाद आपने हमारे पास ये जो है ना 1, इस 1 के बिल्कुल परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रा करनी है। वो कितनी करनी है? वो भी 1 यूनिट की ही करनी है, वो भी 1 यूनिट की ही करनी है। अब मैं स्केल की मदद से वो करूँगा। मैं ये देख लूँ ये मेरे पास लेंथ कितने सेंटीमीटर की है, तो मेरे पास तकरीबन ये 3.7 है, 3.7 इंच है। तो 3.7 इंच देख लेते हैं कितनी बनती है। तो ये इसमें मेरे पास 3.7 तकरीबन बनते हैं। तो ये मैंने 3.7, ये लेंथ भी मेरे पास 1 यूनिट की आ गई। अब ये भी 1 यूनिट की थी ना, तो 1 यूनिट की ये मैंने लेंथ लगा ली। आपने भी स्केल की मदद से पैमाइश कर लेना 1 यूनिट, और बिल्कुल परपेंडिकुलर, बिल्कुल 90 डिग्री बिल्कुल परपेंडिकुलर आपने 1 यूनिट की लेंथ लगा लेनी है। ओके हो गया सर जी। इसके बाद इसमें आपने देखें ये जो हमारे पास परपेंडिकुलर, इसका जो टॉप है इसको 0 से मिला दें, इसको 0 से मिला दें। लो जिसमें मैंने ये 0 को इस टॉप वाले पॉइंट से मिला दिया, तो ये जो हमारे पास लाइन आई ना, ये हमारे पास 2 का अंडर रूट है। ये कितना है? ये 2 का अंडर रूट है। सर जी ये कैसे 2 का अंडर रूट हुआ? ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, ये कैसे 2 का अंडर रूट हुआ? तो इसके लिए आपको अपना प्यारा सा फार्मूला पढ़ना पड़ेगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, तो ये स्टूडेंट्स मैंने फार्मूला लिख दिया बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये कहता होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। अब हाइपोटेनस भला क्या होता है? जो हमारे पास 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है इसको हाइपोटेनस कहते हैं। और यही हमने पता करना कि वाकई ये 2 का अंडर रूट ही है, वाकई 2 का अंडर रूट है। हमारे पास बेस क्या है? ये हमारे पास बेस होती है, ये हमारे पास एल्टीट्यूड है। बेस हमारे पास कितनी है? 1 यूनिट की लेंथ थी, तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस एल्टीट्यूड कितना है? एल्टीट्यूड भी 1 है, तो लो जी ये भी 1 है, तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये भी 1 का स्क्वायर 1 है। 1 + 1 कितना होता है? 2 होता है। और ये हमारे पास क्या है? हाइपोटेनस का स्क्वायर है। ओके, अब स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट बाई साहब को लाना पड़ेगा। किसको लाना पड़ेगा? स्क्वायर रूट बाई साहब को। लो जी स्क्वायर रूट बाई साहब आ गया, ये भी यहाँ भी स्क्वायर रूट लगाएंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। तो हमारे पास जो हाइपोटेनस है HYP, हाइपोटेनस जो है 2 का अंडर रूट आ गया। तो यही मैंने कहा हाइपोटेनस क्या होता है? हाइपोटेनस ये साइड होती है, कितना है? ये 2 का अंडर रूट है। इन दोनों को सिंपलीफाई किया पाइथागोरस थ्योरम से, तो इसने बताया कि हाइपोटेनस जो है वो 2 का अंडर रूट है। और यही हमें चाहिए, हमने 2 का अंडर रूट को इस लाइन पे ज़ाहिर करना है। 2 का अंडर रूट आ गया, जब ये 2 का अंडर रूट आ गया ना, हमें तो इस लाइन पे चाहिए, ये 2 का अंडर रूट नहीं। तो आपने क्या करना है? कंपास लेनी है, प्रकार लेनी है। कंपास का नीडल वाला सिरा यहाँ पे 0 पे रखना है, और हमारे पास जो पेंसिल वाला सिरा यहाँ पे रखना। तो इस तरह से एक आर्क लगाना, इस तरह से एक आर्क लगाना, इस तरह से एक आर्क लगाना। कैसे? मैं बताता हूँ। इस तरह से आपने एक आर्क लगा देनी है। लो जी जैसे आप इस तरह से आर्क लगाएं, ये जो आर्क इस लाइन को जहाँ पे कट करेगी ना, जहाँ पे कट करेगी ना, 0 से लेके उतनी लेंथ की, उतनी लेंथ का ये हमारे पास 2 का अंडर रूट होगा। लो जी हमें मिल गया ये पॉइंट 0 से लेके और यहाँ तक, 0 से लेके यहाँ पे इस पॉइंट तक जहाँ पे आर्क ने कट किया है, ये हमारे पास 2 का अंडर रूट है। ये लेंथ जो है 2 का अंडर रूट है। लो जी इस लाइन पे हमने 2 का अंडर रूट शो कर दिया है। अब कुछ बच्चों के जहन में सवाल आएगा, सही ये 2 का अंडर रूट कैसे हुआ? ठीक है ये तो 2 का अंडर रूट है, ये कैसे हुआ? तो देखें जितनी ये लेंथ है उतनी ये लेंथ है, क्योंकि हमने कंपास की मदद से आर्क लगाई है, तो जितनी ये लेंथ है उतनी ही ये लेंथ है, चाहे पे माइश करके देख लेना। अब ये जो लेंथ है अगर 2 का अंडर रूट है, तो ये भी लेंथ फिर कितनी होगी? 2 का अंडर रूट ही होगी।
इस तरह से आपने लाइन पे इस नंबर को शो करना है। अब हम करते हैं ये पार्ट नंबर 2। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना पार्ट नंबर 2। पार्ट 2 है स्क्वायर रूट ऑफ 3। इस स्क्वायर रूट 3 को इस लाइन पे हमने रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे? सो ये आपको राइट एंगल ट्राइंगल बनानी पड़ेगी। जैसे पार्ट 1 अभी किया है वो यहाँ तक आपको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ये 1 यूनिट की लेंथ है, ये भी 1 यूनिट की लेंथ बनानी पड़ेगी। इसके बाद ये जो हाइपोटेनस है ना, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 होना चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ 2 होना चाहिए। ओके है। इसके बाद फिर हम स्क्वायर रूट ऑफ 3 बनाएंगे। अब इसके बाद यहाँ तक बना लिया। हाँ जी, यहाँ तक मैंने बना लेनी है। इसके बाद स्क्वायर रूट 2 को यहाँ पे ना मैं लिख दूँ। हाँ जी, यहाँ पे लिख देता हूँ। लो जी, मैंने यहाँ पे लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब ये लेंथ स्क्वायर रूट ऑफ 2 ना, यहाँ पे हम इस लाइन से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे। इस लाइन के एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे, लेकिन कितनी करनी है? 1 यूनिट की लेंथ वो ड्रा करनी है। यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाना है। कैसे परपेंडिकुलर बनाएंगे? आपने प्रोट्रैक्टर की मदद से बनाना है। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास 2 लाइनें जहाँ पे कट करेंगे ना, ये पॉइंट आपने यहाँ पे रखना है। यहाँ पे मैं 90 डिग्री का एंगल बनाने लगा। अरे क्या बनाने लगा हूँ मैं? 90 डिग्री का एंगल बनाने लगा हूँ। 90 डिग्री स्टूडेंट्स एंगल बनाएंगे तो फिर ही हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन ड्रा होगी। क्या होगी? फिर ही हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन ड्रा होगी। लो जी, ये मैंने डॉट लगा दिया। तो हम इस डॉट को इससे मिला देते हैं। तो मैं स्केल की मदद से मिलाता हूं। लो जी स्टूडेंट्स, मैंने ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दी। मतलब कहने का 90 डिग्री का एंगल बना दिया। आपने यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है। ओके, हो गया। जैसे ही 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रा हो जाएगी। इसके बाद सुन देखें, ये हमारे पास लेंथ स्क्वायर रूट ऑफ 2 यूनिट की है ना। हाँ जी, ये लेंथ हमने 1 यूनिट की लेनी है। ये लाइन जो है 1 यूनिट चाहिए, तो हम 1 यूनिट देख लेते हैं। कितनी 1 यूनिट है? हमारा 3.6 या 7 है। ये हमारे पास 3.6 या 7 आप इस तरह से पैमाइश कर लेना। लो जिसमें 3.67 यहाँ पे होता है। तो ये मेरे पास जहाँ पे ये लाइन कट करी है, ये हमारे पास 1 यूनिट की लेंथ होगी। ओके, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, ये 1 है। इस पॉइंट को जब इस पॉइंट से मिलाएंगे, ये जो हमारे पास पॉइंट है ये वाला, इसको जब 0 से मिलाएंगे स्टूडेंट, तो ये हमारे पास ये जो लेंथ है, ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 की लेंथ है। ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 की लेंथ है। ओके, हो गया। आप भी कहेंगे सर जी ओके हो गया। सर जी कैसे पता चला ये जो लेंथ स्क्वायर रूट ऑफ 3 है? हम बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और ये आपने क्वेश्चन के अंदर ही हल करना है। इसको क्वेश्चन के अंदर ही हल करना है। अब हमारे पास हाइपोटेनस क्या है? सर जी हाइपोटेनस होता है 90 डिग्री के सामने वाली साइड। अब ये 90 डिग्री है, इसके सामने ये वाली लेंथ है, तो ये हाइपोटेनस है। हाँ जी, ये हमने फाइंड करना है। ओके हो गया। बेस क्या है? बेस हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। बेस हमारे पास क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, इसका स्क्वायर आ जाएगा। एल्टीट्यूड ये हमारे पास है, एल्टीट्यूड सर जी 1 है। ओके हो गया। स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है। और ये हमारे पास एच वाई पी, ये सर जी एच वाई पी हाइपोटेनस का स्क्वायर। 2 + 1 कितना होता है? 2 + 1 कितना होता है? 2 + 1 हमारे पास 3 होता है। तो 2 + 1 ये मैंने 3 लिख दिया। अब मैंने स्क्वायर को खत्म करना है। स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट भाई साहब को लाना पड़ेगा। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और एच वाई पी हाइपोटेनस आ गया। हाइपोटेनस कितना है? स्क्वायर रूट 3। जब ये 2 यूनिट की लेंथ बेस हो, एल्टीट्यूड हमारा 1 हो, तो हमारे पास हाइपोटेनस होगा वो कितना होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 3 होगा। लो जी स्क्वायर, ये लेंथ स्क्वायर रूट ऑफ 3 की है। इस तरह से फाइंड करना है। ओके, अब सर जी ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, लेकिन हमने तो इस लाइन पे स्क्वायर रूट ऑफ 3 इतनी लेंथ चाहिए। हमें तो लेंथ यहाँ पे चाहिए इस लाइन पे। तो क्या करेंगे? कंपास लेंगे, कंपास को 0 पॉइंट पे रखेंगे और यहाँ तक खोल लेंगे। खोली, इसके बाद आपने इस तरह से एक आर्क लगानी है। क्या करनी है? इस तरह से एक आर्क लगानी है। लो जी, इस तरह से जैसे आप एक आर्क लेंगे, जहां पे ये कट करेंगे ना इस लाइन को ये आर्क जहां पे कट करेगी, 0 से लेके उस पॉइंट तक की जो लेंथ है वो भी स्क्वायर रूट ऑफ 3 होगी। जितनी ये लेंथ है उतनी ही ये लेंथ है। अरे मैं कह रहा हूं जितनी ये लेंथ है ना उतनी ही ये लेंथ है। तो इस यहाँ पे हम नाम रख देते हैं। यहाँ से मैं पॉइंटर चेंज करूं
तो यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ जो है ना, ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। इसका नाम, इस लाइन का नाम ए और इस पॉइंट का नाम डी। ए डी जो लेंथ है ये मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को करना है। ओके है, आ जाओ करते हैं नेक्स्ट। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना पार्ट नंबर 3। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन जो मुश्किल थे वो हो गए, अब तो इजी हैं। क्या है? अब तो इजी है। पार्ट नंबर 3 क्या है? 4 होल 1/3। सर जी ये नंबर इस लाइन पे कहाँ पे होगा? सुनिए देखें, ये पहले होल नंबर देखें, 4 होल 1/3 ना, 4 होल 4 कहाँ पे है? प्लस का 4 है, प्लस का 4 कहाँ ये मिल गया, प्लस का 4 है। जब ये हमें पता चल गया ना होल नंबर क्या है, प्लस का 4, इससे नेक्स्ट नंबर क्या है 5, 4 और नेक्स्ट नंबर क्या है 5, 4 और 5 के दरमियान में ये नंबर होगा। लो जी पता चल गया, 4 और 5 के दरमियान में होगा। अब कहाँ पे होगा? इसके लिए आप इस 4 होल को भूल जाएं, 4 होल को भूल गए। अब ये ऊपर वाला हमारे पास जो पार्ट न्यूमरेटर कहलाता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर कहलाता है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, n से न्यूमरेटर और d से डिनोमिनेटर। अब ये डिनोमिनेटर भाई साहब ने 3, अब ये डिनोमिनेटर 3 है ना, आपने 4 और 5 के दरमियान में 3 पार्ट्स करने हैं, 3 हिस्से करने हैं। हाँ जी सर जी, हाँ जी। अब 3 हिस्से करने के लिए आपको इन दोनों के दरमियान में 2 लाइनें लगानी पड़ेगी। लो जी बराबर, एक ये लाइन और एक ये लाइन, 2 लाइनें लगाई। जब 2 लाइनें लगाई तो 3 हिस्से हो गए हैं। कितने हिस्से हो गए हैं? 3 हिस्से हो गए। एक ये हिस्सा, दूसरा ये हिस्सा, तीसरा ये हिस्सा, 3 हिस्से हो गए। तो 3 हिस्से हमने करने थे। ओके, इसके बाद सुने, इसके बाद न्यूमरेटर पे आ जाए। न्यूमरेटर कितना है? 1 है। अब 1 ये बताता है इन दोनों के दरमियान में पहली लाइन कौन सी है। अरे पहली लाइन कौन सी है? तो इन दोनों के दरमियान पहली लाइन ये वाली है, ये पहली लाइन है ना। हाँ जी ये पहली लाइन। तो यहाँ पे 4 होल 1/3 नंबर जो है यहाँ पे लाई करता है, यहाँ पे लाई करता है। ओके हो गया, इतना इजी था। हंस रहे होंगे, वाकई हंस रहे होंगे सर जी, इतना इजी भी इजी। तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं अपना पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 का -2 होल 1/7। तो आप ये देखें कि -2 होल नंबर -2 कहाँ पे ये मिल गया -2 मिल गया। इससे नेक्स्ट नंबर कौन सा है? -3। -2 -3 के दरमियान में ये नंबर होगा। अरे मैंने क्या कह दिया है साजी, आपने ये कहा -2 होल और -3 के दरमियान में ये नंबर होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसके बाद देखें, इसको भूल जाएं, अब सिर्फ फ्रैक्शन को देखें, ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर हमें ये बताएगा कि 7 है ना, 7 पार्ट्स करने, 7 हिस्से करने। अब इन दोनों के दरमियान में 7 हिस्से करने हैं तो 6 लाइनें। कितनी लाइनें? 1 लाइन, इस नंबर से 1 लाइन कम। तो मैं 6 लाइनें लगाता हूं, 1 2 3 4 5 और ये 6 मैंने लाइनें लगाई स्टूडेंट्स। जब 6 मैंने लाइनें लगाई ना तो 7 हिस्से हो गए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हिस्से हमने कर दिए हैं। ओके हो गया। ओके सर जी। इसके बाद देखें न्यूमरेटर 1 है। अब न्यूमरेटर जो 1 है, इन दोनों के दरमियान में लाइन नंबर 1 कौन सी है? यहाँ से देखेंगे, यहाँ से -2 के बाद देखें, -2 के बाद ये पहली लाइन है, ये पहली लाइन है ना, यहाँ पे ये नंबर होगा -2 होल 1/7। एक और बात, इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है ना वो आपने सेम रखना है। ये जो मैं 7 हिस्से किए, इनके दरमियान में भी आपने बराबर फासला रखना है। ओके है। अब आजम करते हैं नेक्स्ट। तो जी स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना पार्ट नंबर 5। तो ये हमारे पास क्या 5/8 है। अब इस 5/8 को इस लाइन पे हमने रिप्रेजेंट करना है। अब देखें इसमें होल नंबर नहीं है, यहाँ पे 2 होल 3 होल नंबर नहीं है, मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं है, ये सिंपल फ्रैक्शन है। जब सिंपल फ्रैक्शन है तो इसको कैसे हमने देखना है? इसको आपने इस तरह से देखना है। अब ये पहले देखें न्यूमरेटर क्या है और डिनोमिनेटर क्या है। न्यूमरेटर 5 है, डिनोमिनेटर 8 है। इसका मतलब न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। ऐसे नहीं, ऊपर वाली रकम छोटी है नीचे वाली से। जब ऊपर वाली छोटी हो मतलब न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से, तो याद रखना ये जो नंबर होगा ये 0 और 1 के दरमियान में लाई करेगा। जब भी ऊपर वाली रकम छोटी हो नीचे वाली से, तो ये नंबर होगा ये हमेशा 0 और 1 के दरमियान में लाई करेगा। ये नंबर हमेशा
0 और 1 के दरमियान में लाई करेगा। ओके, अब कहाँ पे होगा, तो इसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर दूं, मतलब बड़ा थोड़ा सा बड़ी लाइन लगा दें। हाँ जी, अब इनके दरमियान में कहाँ पे होगा, इसके बाद तरीक़ेकार वही है। नीचे डिनोमिनेटर देखिए 8 है, 8 है, इसका मतलब 8 पार्ट करने हैं, 8 हिस्से करने हैं। 8 हिस्से करने के लिए 7 लाइनें लगानी पड़ेगी। तो 7 लाइनें लगाती हैं, बिल्कुल बराबर बराबर फासला रखना है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 लाइनें लगा दी हैं। और ये कितने हिस्से हो गए हैं, 8 हिस्से हो गए हैं। ओके ओके सर जी, इसके बाद न्यूमिनेटर बताना क्या है। सर जी न्यूमिनेटर हमारे पास 5 है, न्यूमिनेटर 5 है, तो इन दोनों के दरम्यान में लाइन नंबर 5 कौन सी है, यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे। लाइन नंबर 5 कौन सी है, 1 2 3 4 5, ये लाइन नंबर 5 है, तो यहाँ पे 5/8 लाई करेगा। मुश्किल है, आप भी कह उठेंगे नहीं सर जी मुश्किल नहीं है। इसके बाद देखिए पार्ट नंबर 6, 2/3/4। थोड़ी सी आवाज़ को चेंज करते हुए आपके लिए करता हूँ। पार्ट नंबर 6 क्या है, 2/3/4 है। अब सबसे पहले इसमें होल नंबर आ गया है। होल नंबर हमारे पास क्या है, मैंने गौर से देखा, मुझे 2 दिखाई दिया, प्लस का 2 है, प्लस का 2 ढूंढे ये मिल गया। अब +2 मिल गया, +2 से नेक्स्ट नंबर कौन सा है, सर जी प्लस का 3 ये वाला है। हाँ जी 2 और 3 के दरमियान में ये नंबर लाई करेगा। हाँ जी सर जी बिल्कुल सुने। इसके बाद देखें, इसको भूल जाएं, ये फ्रैक्शन है, इसमें ये डिनोमिनेटर 4 है। 4 ये हमें बता रहा है कि इन दोनों के दरमियान में 4 हिस्से करने हैं। 4 हिस्से करने के लिए 3 लाइनें लगानी पड़ेगी। इनके दरमियान में 3 लाइनें लगाते हैं, 1 और 2 और 3 लाइनें लगाई, 4 हिस्से हो गए, 1 2 3 4 हिस्से हो गए। हाँ जी, इसके बाद देखें न्यूमिनेटर 3 है, तो तीसरी लाइन, न्यूमिनेटर 3 है, तो इन दोनों के दरमियान में तीसरी लाइन कौन सी है, पहली ये, दूसरी है, तीसरी ये वाली लाइन है। तो हमारे पास जो नंबर है 2/3/4 यहाँ पे लाई करेगा। ओके हो गया, हाँ जी सर जी ओके हो गया। सुना, ये आपने जब क्वेश्चन करना, ये आपने इसके अंदर नहीं करना, इसको अलग इसको रेज कर देना, मतलब आपने न्यू लाइन लगा के ये नंबर शो कर रहे हैं। ओके हो गया। ओके, अब हम करते हैं नेक्स्ट। जी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट ये है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग। दर्ज को एक्सप्रेस करें, मतलब इस नंबर को हमने एक्सप्रेस करना है एज अ रैशनल नंबर p/q। इसको आपने p/q, p/q की शक्ल में इस नंबर को एक्सप्रेस करना है। ओके हो गया। वेयर यहाँ पे p एंड q आर इंटीजर, ये जो p और q है ये इंटीजर होने चाहिए, एंड q नॉट इक्वल टू 0 और q 0 नहीं होना चाहिए। ओके, ऐसा ही होगा। आ जाओ, अब देखिए पार्ट 1 है, 0.4 के ऊपर बार है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस नंबर का कोई नाम रख दें, हम लेट कर लेंगे ना, कोई नाम रखें, हम लेट करके इसका नाम x रख देते हैं। क्या रख लेते हैं, x रख लेते हैं। आप चाहे आप अपने नाम का पहला अल्फ़ाबेट रख लेना तो भी चलेगा। x इक्वल हो गया 0.4 के ऊपर बार है, इसका नाम x रख लिया। क्लियर है साजी, क्लियर है। इसके बाद देखें, अब बार का मतलब क्या होता है, बार का मतलब होता है बार बार आना, बार का मतलब है बार बार आना। अब बार है ना 4 के ऊपर, इसका मतलब 4 बार बार आएगा। क्या आएगा, 4 जो है ये बार बार आएगा, 4 4 4 4 एंड सो ऑन, इस तरह से चलेगा। मतलब 4 जो है रिपीट हो रहा है और इनफाइनाइट टाइम तक रिपीट हो रहा है। ओके हो गया, ओके हो गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई, कितने 10 से मल्टीप्लाई। साजी कैसे पता चला 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसके लिए देखना, अब ये देखें इस पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद कितने यूनिट, कितने डिजिट है, 1 डिजिट है। जब हमारे पास 1 डिजिट है तो आपने 1 के साथ एक 0 लगा देनी है, 10 बन जाएगा। ओके, या आप इस तरह से देख लें कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, एक ही डिजिट रिपीट हो रहे हैं ना, 4 4 4, एक ही डिजिट बार बार आ रहा है, तो 1 के साथ एक 0 लगा दें, 10 बन जाएगा। इसी तरह से अगर डेसिमल के बाद 2 डिजिट हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल 0.23 हो और 23 के ऊपर बार हो, तो आपने ये देखना डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है। अब 1 के साथ आपने 2 0 लगानी है, फिर 100 बन जाएगा, फिर आपने 100 से मल्टीप्लाई किया करना है। और इसी तरह से
अगर डेसिमल के बाद 3 डिजिट हो, कितने हो 3 डिजिट हो, तो आप 3 डिजिट के ऊपर बार लगी हो तो आपने फिर 1 के साथ 3 जीरो लगानी है, फिर 1 के साथ कितनी जीरो लगानी है सर जी 3 जीरो लगानी है, फिर 1000 बन जाएगा, फिर आपने 1000 से मल्टीप्लाई करना है। ओके हो गया। ओके अब डेसिमल के बाद 1 डिजिट के ऊपर बार है तो 1 के साथ 1 जीरो लगाई 10 बन गए। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मल्टीप्लाई बाय 10। तो ये मैंने लिख दिया मल्टीप्लाई बाय 10, 10 से मल्टीप्लाई करने से तो आपने इससे भी 10 को मल्टीप्लाई 10x हो जाएगा और इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करना है, 10 मल्टीप्लाई बाय 0.4444 एंड सो ऑन। ओके हो गया। यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ 10 मल्टीप्लाई बाय x, तो 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 10x आ जाएगा। अब 10 को 0.44 से मल्टीप्लाई करना, अब कैलकुलेटर से करना। हाँ जी, जब करेंगे ना पता क्या आंसर आएगा 4.4444 एंड सो ऑन, इस तरह से आएगा। ओके हो गया। ओके हो गया। अब इसका नाम रख देते हैं, इसका नाम, इस वाली का नाम, इक्वेशन का नाम मैं 1 रख देता हूँ। ओके, और इस इक्वेशन का नाम 2 रख देता हूँ। ये जो मेरे पास 10 से मल्टीप्लाई होने के बाद बनी है 2 रख दिया। अब इसको माइनस करना है, क्या है जब मल्टीप्लाई कर दी इसके बाद माइनस करना है, आपने इक्वेशन 2 में से माइनस करना है इक्वेशन 1 को। तो मैं लिखता हूँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो ये स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया है सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। ओके हो गया। अब माइनस करते हैं, देखना लेफ्ट साइड इन दोनों की क्या है, लेफ्ट साइड ये है, दूसरी इक्वेशन में से, ये दूसरी इक्वेशन है, इसमें से माइनस करना है पहली इक्वेशन को, तो लेफ्ट साइड में से माइनस करना इक्वल टू राइट साइड को राइट साइड में से माइनस करना, लेकिन पहले इस बड़ी नंबर को, इस इक्वेशन 2 को इसमें से करना है। तो 4.4444 एंड सो ऑन, और इसके बाद ब्रैकेट लगाएं, माइनस करना है, इसको माइनस करना है इसमें से, तो इसको करेंगे 0.4444 एंड सो ऑन, इस तरह से। ओके हो गया। अब ये ब्रैकेट लगा दी, अब इन दोनों को माइनस करना है, अब कैलकुलेटर से माइनस करना है, तो मैं कैलकुलेटर से माइनस करता हूँ। तो मैंने लिखा 4.44 लिखा स्टूडेंट्स, फिर माइनस किया मैंने 0.44 लिखा। ओके, तो मेरे पास आंसर आया 4, क्या गया 4 आया। जब इसमें से इसको माइनस करें ना तो आंसर आ रहा है 4, और ये 10x माइनस एक्स, 10 में से x 1x निकालेंगे, 10 में से 1x निकालेंगे तो 9x इक्वल टू 4। एक बात और याद रखना, हेलो एक बात और याद रखना। अब देखें डेसिमल के बाद यहाँ पे कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 डिजिट हैं, यहाँ भी डेसिमल के बाद 4 डिजिट होने चाहिए, फिर माइनस करेंगे 4 आएगा। लेकिन अगर आपने डेसिमल के बाद यहाँ पे 3 डिजिट रखें, यहाँ पे डेसिमल के बाद 4 डिजिट रखें, फिर आंसर 4 नहीं आएगा, फिर चेंज हो जाएगा। इसीलिए डेसिमल के बाद जितने यहाँ पे डिजिट हो उतने ही डिजिट यहाँ पे रखने हैं, डिजिट सेम आने चाहिए, फिर यहाँ पे 4 आएगा। अब हमने x फाइंड करना है, जो चीज़ लेट की जाती है वो फाइंड करनी है, x फाइंड करना है। 9 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो जब राइट साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। साजी ये हमें पता है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ x इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा 4/9। लो जी हमने फाइंड कर लिया। तो x मैंने क्या लेट किया था 0.4, तो मैं इसको लिख सकता हूँ। सो x हमारे पास क्या 0.4 के ऊपर बार इक्वल टू 4/9। यही उसने कहा था। इस नंबर को P/Q फ्रैक्शन में ज़ाहिर करें, इस नंबर को देखो फ्रैक्शन में ज़ाहिर कर दिया, ये नंबर इसके इक्वल है, ये नंबर इसके इक्वल है। लो जी हमारा आंसर आ गया, क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। इस तरह से कर रही है। ओके, आ जाओ नेक्स्ट। तो अब हम करते हैं अपना पार्ट नंबर 2। अब पार्ट 2 देखना है 0.37 के ऊपर बार है। सर जी लेट करेंगे सबसे पहले, हाँ जी 0.37 हम इसको लेट कर दिया, इसका नाम x रख दिया और 0.37 लिख दिया, ऊपर बार है। अब कितने डिजिट के ऊपर बार है, 2 डिजिट के ऊपर बार है, तो 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 2 डिजिट बार रिपीट होंगे। हाँ जी 0.37 है तो 37 37 37 डॉट डॉट डॉट, मतलब 37
37 इनफाइनाइट टाइम तक रिपीट हो रहे हैं। ओके हो गया, और इसका नाम हमने 1 रख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई किससे करना है? 10 से करना है। नहीं साथी, 10 से नहीं करना। अब डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, जब 2 डिजिट हो तो 1 के साथ 2 जीरो लगानी है, 100 आ जाएगा। या आप ऐसे कह लें कि हमारे पास डेसिमल के बाद कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं? 373737, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो 1 के साथ 2 जीरो लगाएं, 100 बन जाएगा। हाँ जी, अब आपने 100 से मल्टीप्लाई करना। आप लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 100। लो जी, मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100 मल्टीप्लाई बाय एक्स, लेफ्ट साइड पे भी 100 को मल्टीप्लाई करना है, और राइट साइड को भी, राइट साइड से भी 100 से मल्टीप्लाई करना है। 0.373737 एंड सो ऑन। ओके, 100 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 100x आ जाएगा। 100 को 0.373737 से मल्टीप्लाई करना, कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करना, तो आंसर आएगा 37.3737 और 37 एंड सो ऑन। ओके हो गया। अब इसका नाम हम इक्वेशन नंबर 2 रख देते हैं। लो जी, इसका नाम मैंने 2 रख दिया। अब इक्वेशन 2 को 2 में से माइनस करेंगे 1, 2 से 1 को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 2 से 1 को माइनस करें। अब कैसे करना है? लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में से माइनस करें। 100x माइनस के ये वाले x इक्वल टू राइट साइड को राइट साइड में से माइनस करेंगे 37.3737 डॉट डॉट डॉट, और माइनस करेंगे इसको। राइट साइड क्या है? 0.373737 डॉट डॉट डॉट। लो जी, इन दोनों को मैं डेसिमल के बाद देखें, हमारे पास 3737 3 दफ़ा लिखा है, यहाँ भी डेसिमल के बाद 373737 3 दफ़ा लिखना है। अब इन दोनों को कैलकुलेटर से माइनस करना, खुद माइनस करना। साथी कर लेंगे तो 37 आएगा, 37 आएगा जब दोनों को माइनस करेंगे। करके देख लेना। अब 100x में से 1x निकालें, 100 में से 1x निकालेंगे तो 99x क्या? 99x। अब 99x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ्ट राइट साइड पे जाएगा, राइट साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। 37 डिवाइड बाय 99। लो जी, x हमें चाहिए था, x हमने फाइंड कर लिया। सो हम लिखेंगे मैं बोर्ड मार्कर चेंज करता हूँ। सो x किसके इक्वल है? 0.37 के, 0.37 के इक्वल है, और ये इक्वल हमारे पास क्या है? 37 और 99 है। लो जी, आंसर आ गया। उसने कहा था 37 को जो कि बार बार रिपीट हो रहा है, इसको आप फ्रैक्शन में ज़ाहिर करें, इस शक्ल में ज़ाहिर करें। देखो, हमने P/Q की शक्ल में ज़ाहिर कर दिया, फ्रैक्शन में ज़ाहिर कर दिया, मतलब ये नंबर इसके इक्वल है। करते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 3। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आप मुझे करवाएं, ये आप मुझे करवाएं। साथी आप कहेंगे साथी 0.21 के ऊपर बार है, तो अब 0.21 को लेट कर लें, x नाम रख दिया 0.21 का। हाँ जी, अब 0.21 के ऊपर बार है, इसका मतलब 21 बार बार रिपीट हो रहा है। बिल्कुल सही का, 0.21 डॉट डॉट डॉट, और इसका नाम 1 रख दिया। हाँ जी, इसके बाद मल्टीप्लाई करना, किससे मल्टीप्लाई करना? सर जी, डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो 1 के साथ 2 जीरो लगाए ना, 100 बनता है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ जी, मल्टीप्लाई बाय 100, 100 से लेफ्ट साइड को, 100 से राइट साइड को मल्टीप्लाई कर, 100x आ गया। 100 को 0.2121 से मल्टीप्लाई करना, तो 21.2121 आ जाएगा। इसका नाम इक्वेशन 2 रख दिया। हाँ जी, अब 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो लिख दिया सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो लेफ्ट साइड को लेफ्ट में से माइनस किया, इक्वल टू राइट साइड को राइट में से माइनस किया। हाँ जी साथी, हम जब कैलकुलेटर से इसको इसमें से माइनस करेंगे ना साथी, हमारे पास 21 आएगा। हाँ जी, बिल्कुल सही, यही आएगा। अब बताएं फिर क्या? आप कहेंगे सर जी 99x से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 99 जब राइट साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। मैं भी कहूँगा बिल्कुल सही कहा। तो हमारे पास x इक्वल टू 21/99 मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। हाँ जी साथी, डिवाइड हो जाएगा। लो जी, हमने फाइंड कर लिया। साथी, इसके बाद अब और भी कुछ लिखते थे। 100 लिख के x देखते थे किसके इक्वल है? 0.21 के। हाँ जी, 0.21 बार के इक्वल है। हाँ जी, तो x इसके इक्वल है, तो ये हमारे पास क्या है? 21/99। लो जी, x की वैल्यू यहाँ पे लिख दी, और ये इसके इक्वल है। मतलब कहने का हमने P/Q की शक्ल में इस नंबर को P/Q की शक्ल में ज़ाहिर कर दिया, और यही उसने कहा था।
हाँ जी हाँ जी स्टूडेंट्स, अब आप करना क्वेश्चन की प्रैक्टिस। क्या करना, क्वेश्चन जितने मैंने करवाए ना ये ज़बानी करके देखें, और किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आए तो आप बच्चों ने मुझे कमेंट करना है और मैं आपको जवाब दूंगा। आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।